हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। अंडर दिस चैप्टर हमारे पास 5 से 6 टॉपिक है। इस चैप्टर में बेसिकली ये पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर कोई फैक्टर लिमिटेड क्वांटिटी में, कोई रिसोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है तो हम उसको यूटिलाइज करके अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके, दिस इज वन ऑफ द चैप्टर इन डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे इन सर्टेन सिनेरियोज हम डिसीजन कैसे मेक करते हैं, बेसिकली लिमिटिंग फैक्टर को कैसे एलोकेट करेंगे, हमें और लिमिटिंग फैक्टर बाय करना चाहिए तो किस प्राइस पे करना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो आपको अपने बिजनेस में ही प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर आप खरीद भी सकते हो। सो ऑल दीज डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। ओके, सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंगल कॉन्स्ट्रेंट। सिंगल कॉन्स्ट्रेंट मतलब कि अगर हमारे पास एक आउट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज जिससे हम प्रोडक्शन करें, एक हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है उनमें से। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू थ्रूपुट अकाउंटिंग। दिस इज रिलेटेड टू थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता था जो हमारा बॉटलनेक होता था, यानी कि लिमिटिंग रिसोर्स होता था। बट वहाँ पर हम क्या करते थे, वहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल को वेरिएबल कॉस्ट मानते थे। यहाँ पर हम सारी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट मानेंगे एक्सेप्ट फिक्स कॉस्ट, ऑब्वियसली जो आपके अदर ओवरहेड्स हैं। ठीक है, तो अंडर दिस मेथड, अंडर लिमिटिंग रिसोर्स, हम फॉलो करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग इज वेयर we take all the variable cost into account. Marginal costing हमने तभी पढ़ा था कि जब हम contribution निकालते हैं then we take all the variable cost into account. ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। They say if a business is not constrained by internal factors, it will normally produce and sell as much as demand allows. अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं तो आप जितनी चाहे मर्जी प्रोडक्शन कर सकते हो, उतनी प्रोडक्शन कर सकते हो जितनी आपकी डिमांड है। राइट, कोई आपको लिमिट नहीं कर रहा है, आपकी लिमिट होगी जितनी आपकी डिमांड है। प्रोडक्शन में कोई लिमिट नहीं है। राइट, लेकिन however, occasionally this will not be possible, and in this situation, the plans of a business must be built around the internal limiting factor. Now, this chapter looks at the situation with one limiting factor as well as situations where there are multiple limiting factors. So, हम एक limiting factor पर भी ध्यान देंगे। अभी हम एक limiting factor की बात करेंगे। In the later टॉपिक्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर एज वेल, कि अगर हमारे पास 2 या 3 लिमिटिंग फैक्टर रिसोर्सेज हैं तो उस सिनेरियो में हम अपनी प्रोडक्शन को कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। राइट, now the production and sales of a business may be limited by a limiting factor, scarce resources. So production obviously हमारी लिमिट हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कितना हमारा लिमिटेड रिसोर्स है। राइट, फॉर एग्जाम्पल हमने ये चीज़ थ्रूपुट अकाउंटिंग में भी पढ़ी थी। अगर एक प्रोसेस, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका 3 प्रोसेस से जाता है, एक प्रोसेस मेरा लिमिटिंग फैक्टर है, तो आप चाहे जितनी भी यूनिट्स बना लो, ठीक है, कंप्लीट 100% फिनिश गुड्स तो उतना ही बनेगा हमारा जितना हमारा लिमिटिंग रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास। राइट, तो हमारी प्रोडक्शन लिमिट हो जाएगी जितना हमारा लिमिटिंग रिसोर्स अवेलेबल है। ठीक है, अब लिमिटिंग रिसोर्स आपका कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी योर मटीरियल, इट कैन बी लेबर आवर्स, इट कैन बी मशीन आवर्स, इट कैन बी मनी एज वेल। मे बी आपके पास पैसे कम है। राइट, इट कैन बी मार्केट डिमांड एज वेल, कि अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो आप प्रोडक्शन करके कर क्या लोगे। मार्केट में मान लो 1000 प्रोडक्ट्स की डिमांड है और आप प्रोड्यूस करे जा रहे हो 5000 प्रोडक्ट्स, देयर इज नो यूज ऑफ इट। राइट, alright. Now, the plans of a business must be built around this limiting factor, because otherwise you're just holding the inventory or work in progress and it is just adding the additional cost to your business. Okay. Now, if a business makes more than one product, it will want to find the product mix that will maximize our profit given the limiting factor. Obviously, अगर business एक से ज़्यादा product बना रहा है और सभी products में वो limiting factor use हो रहा है, तो हमें ये देखना है ना कि हम वो limiting factor पहले कहाँ utilize करेंगे। right, एंड यूजुअली जनरली आप कहाँ यूटिलाइज करते हो, ये चीज़ हमने थ्रूपुट अकाउंटिंग में पढ़ी थी। हम अपने लिमिटिंग फैक्टर्स वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं जहाँ पर हमें कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज़्यादा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर वन लिमिटिंग फैक्टर ज़्यादा मिल रहा है। थ्रूपुट अकाउंटिंग में हम थ्रूपुट कॉन्ट्रीब्यूशन देखते थे, यहाँ पर हम प्रॉपर कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे। एंड वाई डू वी लुक एट कॉन्ट्रीब्यूशन? बिकॉज वी अज्यूम दैट इन द शॉर्ट रन में हमारी फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी। आप चाहे कितनी भी प्रोडक्शन कर लो, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी। तो हम अपना बिजनेस का प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं? अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं? कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करके। कंट्रीब्यूशन यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपने कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज कर लिया तो आप अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रूल क्या होता है यहाँ पे देखो,
हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस लेते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, हमारे पास प्रॉफिट आता है, ठीक है। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहेगी। मान लो आपका कंट्रीब्यूशन 1000 है, उसमें से आप 500 की फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर रहे हो, फिर भी 500 का प्रॉफिट हो। कंट्रीब्यूशन 2000 है, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगी, प्रॉफिट कितना, 1500। हमारा पर्पस है कि कंट्रीब्यूशन को बढ़ाएं हम, और अगर हमें कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करना है, कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना है अपना, तो हम क्या करेंगे, हम अपने लिमिटिंग फैक्टर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एलोकेट करेंगे पहले, जहां पर मेरे को कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज़्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। ओके, यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर है क्या, ठीक है। वो कैसे देखते हैं, लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप, है ना। लेट्स सी इट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको देखना है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ओके। स्टेप 2 में आपको देखना है, ठीक है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल। स्टेप 3 आपका है फाइंड लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या हुआ, एनी रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी हमें चाहिए ज़्यादा बट रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा है बट अवेलेबल हमारे पास कम है, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट वर्सेस अवेलेबिलिटी। ओके, स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम करेंगे कैलकुलेट contribution per unit, okay. Step 5, calculate contribution per limiting factor. Step 6, rank the products based on step 5, and step 7 में हम क्या करेंगे, we will make a production plan as per our ranking, okay. Make a production plan. These are the steps, basic steps, small steps में हमने इसको bifurcate कर दिया। ये steps हमें follow करने हैं अगर हमें ये निकालना है कि हमारे पास एक लिमिटिंग फैक्टर है, हम उसकी प्रोडक्शन कैसे करें। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 में ये लोग कह रहे हैं दैट एबीसी कंपनी, इलस्ट्रेशन 1 में ये लोग कह रहे हैं दैट एबीसी कंपनी मेक्स 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है, आई एंड बी, ए एंड बी। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट गिवन है हमारे पास, मतलब वेरिएबल कॉस्ट गिवन है हमारे पास, सेलिंग प्राइस गिवन है हमारे पास, राइट। ड्यूरिंग जुलाई 2022 द अवेलेबल डायरेक्ट लेबर इज लिमिटेड टू 8000 आवर्स की हमारी डायरेक्ट लेबर लिमिटिंग रिसोर्स है हमारा, और हमारे पास अवेलेबिलिटी है 8000 आवर्स की। सेल्स डिमांड इन जुलाई इज एक्सपेक्टेड टू बी 3000 for A's and 5000 for B's. Now determine the profit maximizing production mix assuming that monthly fixed costs are 20,000 and that opening inventories of the finished goods and work in progress are nil. That हमारे पास कोई भी opening inventory finished goods की नहीं है, work in progress की नहीं है, हमारी fixed cost 20,000 है। हमें क्या निकालना है, optimum production mix. So let's get started. सबसे पहले हमारे को limiting resource पता चल गया, right? हमारा limiting resource है limiting resource is my labor 8000 hours. Okay, let's see requirement. How much is my requirement? For
A and for B. So for A, I need, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट लेबर 3 पर डॉलर है, ठीक है, पे कितना हो रहा है 3 पर आवर, $3 पर आवर। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 2 आवर्स हुए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 आवर हुआ, राइट। हमारी डिमांड है 3000 फॉर एज एंड 5000 फॉर बीस, ठीक है। तो ए के लिए 3000 प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए हर प्रोडक्ट के लिए, तो 6000 आवर्स यहाँ चाहिए, और बी के लिए 5000 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए 1 घंटा चाहिए। तो टोटल में हमें 11 घंटे चाहिए, बट हमारे पास अवेलेबल 8000 है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी रिक्वायरमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। लिमिटिंग फैक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द कंट्रीब्यूशन एंड देन कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, राइट। अब निकालते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ पर है 14 एंड 11, सो 14 फॉर ए माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें क्या लेना है यहाँ पे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेनी है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 8, हो गया कंट्रीब्यूशन। बी के लिए क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस है 11 माइनस 7 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। ये देखो यहाँ पर हमारे को वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, राइट। 8 and 7 is variable cost, 14 and 11 is my selling price. Contribution per unit आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है। कंट्रीब्यूशन पहले ये देखते हैं लिमिटिंग फैक्टर रिसोर्स कितना यूज हो रहा है यहाँ पे। लिमिटिंग रिसोर्स पर यूनिट, ओके। यहाँ पर हो रहा है 2 आवर्स, यहाँ पे हो रहा है 1 आवर। अब क्या निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन और लिमिटिंग फैक्टर। वो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय हम कितना लिमिटिंग फैक्टर यूज कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट। हमारे पास क्या हुआ? 3 is my contribution per limiting factor for A and 4 is my contribution for limiting factor per limiting factor for B। तो अब इसको रैंक करेंगे। जहाँ पर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर हमारा रैंकिंग फर्स्ट होगी एंड देन सेकंड, राइट। नाउ लेट्स फाइंड आउट द ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स। अब देखो जहाँ पर हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर गेन हो रहा है, अर्न हो रहा है, वहाँ पर हम पहले अपने सारे रिसोर्स अवेलेबल कर देंगे। देखो बी की रिक्वायरमेंट है 5000 आवर्स, तो सबसे पहले हम बी को सारे के सारे 5000 आवर्स एलोकेट कर देंगे, ओके। एलोकेटिंग लेबर आवर्स 5000 बी को कर देंगे। बचे हुए कितने? 3000, 8000 टोटल थे, 5000 हमने बी को कर दिया, तो बचे हुए 3000 हम ए को एलोकेट कर देंगे। ये तो हो गए आवर्स, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि 2 घंटे ए को बनाने में लगते हैं और 1 घंटा बी को बनाने में लगता है, ठीक है, फॉर 1 यूनिट। नाउ हाउ मेनी यूनिट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन मिक्स। हमारा प्रोडक्शन मिक्स होगा यहाँ पे 3000 घंटे हैं डिवाइडेड बाय एक प्रोडक्ट के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो 1500 यूनिट्स बनाएंगे हम ए की, और यहाँ पर सारी की सारी यूनिट्स बनाएंगे बी की। That is how we are going to have our production mix, ठीक है, where we can maximize our profit. Let's move towards next activity. Next activity हमें कह रही है that George Company is preparing its production plan for the next week and has estimated maximum demand from its customers. तो ये हमारे पास डिमांड है एक हफ्ते की फॉर 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है। द प्रोडक्ट्स हैव द फॉलोइंग कॉस्ट कार्ड्स। हमारे पास कॉस्ट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट एज वेल। नाउ दीज डिमांड फिगर्स डू नॉट इंक्लूड अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिलीवरी ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट टू एन इम्पॉर्टेंट कस्टमर। इन डिमांड के साथ साथ आपको 5 यूनिट एक कॉन्ट्रैक्ट को भी देनी है, एक कस्टमर को देनी है जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एंड if the contract is not satisfied then Gorgo will have to pay a substantial penalty। तो ये 5 यूनिट्स तो बनानी ही है आपको तीनों प्रोडक्ट्स की, irrespective आप बाकी की कितनी बना रहे हो। Now the production director is concerned as the material used in the production are likely to be in short supply। मटीरियल हमारा शॉर्ट सप्लाई में है। Gorgo
does not hold any inventory of raw material and the availability of material is expected to be restricted to 845 kgs. मेरा limiting resource है material जिसकी quantity available मेरे पास है 845 kgs. हमें क्या बताना है? Production mix that will maximize core gross profit next week and show the contribution for A, B and C. Assume that the labor will be paid at 10% premium. हमें क्या देखना है? हमें प्रोडक्शन मिक्स निकालना है, हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है, बट हमें ये देखना है कि जो हमारे लेबर की कॉस्ट है वो हम 10% ज़्यादा पे करें. मतलब अगर अभी इसमें कॉस्ट कार्ड में मेरे को लेबर की कॉस्ट $50 गिवन है, हम उसको 10% प्रीमियम पे करेंगे, मतलब हम 10% ज़्यादा पे करेंगे, तो इट विल बी 55. लेट्स सी हाउ डू वी डू इट. ठीक है, एक्टिविटी 1 विल गो स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है. ठीक है, सेल्स और इसको लिखते हैं सेलिंग प्राइस. ओके, वेरिएबल कॉस्ट, contribution per unit, limiting resource required per unit, and contribution per limiting resource. Alright, तो तीनों प्रोडक्ट्स के लिए एक साथ देखते हैं. सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे. सेलिंग प्राइस इज 150 फॉर ए, 120 फॉर बी एंड 100 फॉर सी. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? मटेरियल की कॉस्ट है आपकी 50, लेबर की कॉस्ट को हम बाइफरकेट करते हैं. मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट. ठीक है, मटेरियल है आपकी 50, 30 एंड 15 एंड लेबर इज पेड एट 10% प्रीमियम. मतलब लेबर अगर आप अभी 50 पे कर रहे हो तो इस पर 10% एक्स्ट्रा पे करोगे. तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इफ दिस इज 100% आप 10% एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो मल्टीप्लाई इट विद 110%. ओके, then again same 50 multiplied with 110% and then 40 multiplied with 110%. ओके, ये तो हो गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट. अब हमें क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 45 फॉर ए, 35 फॉर बी एंड 41 फॉर सी. ठीक है, नेक्स्ट इज हमें ये देखना है कि हम कितना लिमिटिंग रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं एक यूनिट के लिए फॉर ऑल दी प्रोडक्ट्स. अब देखो, मटेरियल की कॉस्ट 50 है हमारी. ठीक है, फॉर ए, और एक मटेरियल का खर्चा, 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल का खर्चा है $5. ठीक है, टोटल कॉस्ट 50 है, 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज $5. तो इसका मतलब हम यहाँ पे 10 kg यूज़ कर रहे हैं. कुछ नहीं करना, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट फॉर 1 kg. टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट फॉर 1 kg. सिंपल एज दैट. कॉपी पेस्ट करेंगे. ठीक है, तो इससे आगे कि हम कितना लिमिटिंग रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं फॉर 1 यूनिट. ठीक है, ये है इन kgs. इन kgs. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग रिसोर्स. अब एक लिमिटेड रिसोर्स के लिए हम कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट. कुछ नहीं करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग रिसोर्स यूज्ड. ओके, तो ये आ गया आपका आंसर. इसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेते हैं, 3 डेसिमल प्लेस तक ले लेते हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट इसको रैंक करेंगे. ठीक है, रैंक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आपका सी में, तो सी को फर्स्ट रैंक करेंगे, फिर बी को सेकंड रैंक करेंगे एंड ए को थर्ड रैंक करेंगे. ठीक है, अब हमने रैंकिंग कर दी. नेक्स्ट इज टू फाइंड कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है. क्योंकि हमारे पास लिमिटिंग रिसोर्स हमें ऑलरेडी पता था कि हमारा मटेरियल है, तो हमने रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में फाइंड नहीं की. तो अब हम रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करते हैं. रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन टोटल. ठीक है, इन टोटल कितनी है मुझे? देखो, अगर आपको 10 kg एक यूनिट को बनाने में लग रहे हैं, ठीक है, 10 kg एक यूनिट को बनाने में लग रहे हैं, तो हमारे को टोटल कितनी यूनिट्स के लिए चाहिए?
नाउ आफ्टर वी हैव रैंक द प्रोडक्ट्स, एक बार हमने प्रोडक्ट्स को रैंक कर लिया, अब हम देखते हैं कि हम कितना रॉ मटेरियल यूटिलाइज करेंगे हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट ए, बी एंड सी, अब ये देखो तीनों के लिए 5 यूनिट्स बनाना इज कंपल्सरी, क्योंकि अगर आपने अपनी कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं की देन यू वुड हैव टू पे अ पेनल्टी, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। फॉर द कॉन्ट्रैक्ट कितनी यूनिट्स बनानी है? 5 बनानी है तीनों के लिए, राइट। रॉ मटेरियल allocated, okay, 5 into 10, 5 यूनिट्स के लिए 50 kg चाहिए होगा, एंड देन अगेन 5 यूनिट्स फॉर बी के लिए हमें 30 kg चाहिए होगा, एंड देन फॉर 5 यूनिट्स ऑफ सी हमें 15 kg चाहिए होगा, ठीक है, इन टोटल। अब देखो वर्किंग्स में देखते हैं नीचे, मेरे पास टोटल रॉ मटेरियल available is 845 kgs, okay, less allocated for the contract। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने कितना एलोकेट कर दिया? 50 प्लस 30 प्लस 15, है ना। अब हमारे पास बच कितना गया? 750। 750 में से हम क्या करेंगे, अब हम एलोकेट करेंगे पहले हमारे फर्स्ट रैंक प्रोडक्ट को। हमारा फर्स्ट रैंक प्रोडक्ट कौन सा है? सी, राइट। और सी में हमें कितना, अच्छा लेट्स सी, रिक्वायरमेंट एज पर वीकली डिमांड। ए के लिए हमको 50 यूनिट बनानी है, एक यूनिट के लिए चाहिए 10 kgs, 500 kgs। सेम फॉर सेकेंड बी एंड सी, 50 यूनिट्स बनानी है, 50 की डिमांड है, एक के लिए 6 घंटे चाहिए, टोटल 6 kgs चाहिए, टोटल के लिए हमें 300 kg चाहिए। सेम इज़ फॉर सी, हमें 50 यूनिट्स बनानी है, एक के लिए 3 kgs चाहिए, टोटल के लिए 150 kgs चाहिए। सबसे पहले हमारे को सी इज़ माई फर्स्ट रैंक प्रोडक्ट एंड सी को 150 kgs चाहिए, तो ऑब्वियसली मेरे पास है अवेलेबल, तो हम सबसे पहले सारा को सारा सी को एलोकेट कर देंगे। तो रिक्वायरमेंट इतनी हुई, एलोकेट इतना हुआ, ठीक है। रॉ मटेरियल, फिर सी को एलोकेट करने के बाद अब मुझे बी को एलोकेट करना है। बी में मुझे चाहिए 300 kgs ऑफ रॉ मटेरियल एंड मेरे पास अवेलेबल भी है 300 kgs, तो सारे के सारे हम यहाँ पे एलोकेट कर देंगे, ठीक है। So let's see, after being allocated to C, product C, and allocated to product B, प्रोडक्ट सी को आपने एलोकेट किए 150, प्रोडक्ट बी को आपने किए 300। अब ए के लिए कितना बच गया मेरे पास? ए के लिए बच गया आपके पास 300, राइट। अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट के ए के लिए मेरे पास 300 kgs बचा, वो सारा का सारा प्रोडक्ट ए का एलोकेट हो जाएगा। इवन दो मुझे चाहिए 500 kgs, एलोकेट कितना होगा? 300 ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हम यूनिट्स कितनी बना रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी हमने ये देखा कि हम कितना रॉ मटेरियल एलोकेट करेंगे। नाउ लेट्स सी प्रोडक्शन मिक्स, वीकली प्रोडक्शन, ओके। सो 300 kgs अवेलेबल है, एक के लिए 10 kg चाहिए, 30 यूनिट्स बनाएंगे। बी में हम सारी की सारी यूनिट्स बनाएंगे क्योंकि हमने सारा का सारा रॉ मटेरियल एलोकेट कर दिया है, ठीक है। एंड सेम इज फॉर सी एज वेल। तो टोटल प्रोडक्शन जो आपकी होगी दैट विल बी, total production will be contract units plus weekly production. Total production is equal to weekly production जो हमारी हो रही है डिमांड के हिसाब से प्लस कॉन्ट्रैक्ट की यूनिट्स, ठीक है। कॉपी पेस्ट, कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन इज, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन भी निकालना है, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन
per unit multiplied with total units produced. ओके, ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन. अब जैसे कि आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है एंड शो द कंट्रीब्यूशन एज वेल. प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया. लेट्स फाइंड आउट द प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, लेट्स फाइंड दैट आउट. इसी से माइनस कर देते हैं हम लोग. फिक्स कॉस्ट क्या है हमारी, पर यूनिट गिवन है फिक्स कॉस्ट भी. ठीक है, 50 इज फॉर ए, 20 इज फॉर बी एंड 10 इज फॉर सी. माइनस कर देते हैं, minus 50 into number of units produced, which is 35. Okay, then minus 20 into number of units produced, and then minus 10 for C into number of units produced. Okay, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट, वीकली. फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, हमारा प्रोडक्ट ए लॉस में है बट ऑल टुगेदर वी आर इन अ प्रॉफिट ऑफ 2355. दिस इज अ होल क्वेश्चन. दिस इज द एक्टिविटी 1 जिसमें हमने प्रोडक्शन मिक्स भी निकाल लिया, जिसमें हमने टोटल प्रोडक्शन मिक्स निकाल लिया, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, प्रॉफिट भी निकाल लिया, वीकली प्रॉफिट. बट एक चीज़ याद रखनी है, दैट लेबर इज पेड एट 10% प्रीमियम. तो जो भी हमारी लेबर की कॉस्ट है उसको हमें इंक्रीज करके लिखना है यहाँ पे. ठीक है, बाय 10%. सो दैट इज इट फॉर एक्टिविटी 1. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये तो हमने पढ़ लिया कि जब हम अपना प्रोडक्शन मिक्स कैसे निकालेंगे जब हमारे पास एक लिमिटिंग रिसोर्स है, राइट. सेकंड टॉपिक जो हमारे पास है यहाँ पे, दैट इज शैडो प्राइस. शैडो प्राइस क्या होता है, छोटी सी जनरल लैंग्वेज में देख लेते हैं शैडो प्राइस होता क्या है. शैडो प्राइस इज कि अगर हमारे पास हमारे लिमिटिंग रिसोर्स का एक एडिशनल यूनिट मिल जाए, अगर मान लो अगर आपका लिमिटिंग रिसोर्स लेबर आवर्स है, तो अगर आपको एक एडिशनल लेबर आवर या फिर मटेरियल है तो एक एडिशनल केजीज ऑफ रॉ मटेरियल मिल जाए, तो उससे मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना इंक्रीज होगा. व्हाट डू वी से, इंक्रीज इन टोटल कंट्रीब्यूशन बाय इंक्रीजिंग 1 यूनिट ऑफ लिमिटिंग रिसोर्स. ठीक है, कि आपके टोटल कंट्रीब्यूशन में कितना इंक्रीज होगा अगर मैं एक लिमिटिंग रिसोर्स बढ़ा दूँ तो. ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट शैडो प्राइस इज इन जनरल लैंग्वेज. ठीक है, नाउ इफ यू हैव टू बाय, अब यहाँ पर ना एक डिसीजन रूल अप्लाई होता है. हमारा डिसीजन रूल क्या है देख लेते हैं. देखो, ऊपर वाला जो हमारा टॉपिक था लिमिटिंग रिसोर्स का, दैट इज ऑल प्रैक्टिकल टॉपिक. ठीक है, शैडो प्राइस में हमारे पास एक थ्योरी टॉपिक भी है जिसमें हम एक डिसीजन रूल देखते हैं. डिसीजन रूल क्या होता है कि इफ यू वांट टू बाय, if you want to buy additional limiting resource, ठीक है, the maximum price you should pay will be normal price जो आप अभी पे कर रहे हो. ठीक है, प्लस शैडो प्राइस, मतलब कि एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो आपको अर्न हो रहा है. क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा पे करोगे तो आप लॉस में ही जाओगे. ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा पे करोगे, अगर आप इतना पे कर रहे हो, यू आर एट ब्रेक इवन. क्योंकि आप उतना ही पे कर रहे हो जितना आपका, आप उतना ही खर्चा कर रहे हो जितना आपको मिल रहा है उस प्रोडक्ट को बेचने से, जितना कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन मिल रहा है आप उसको उस प्रोडक्ट को बेचने से. ठीक है, नॉर्मल प्राइस फॉर शैडो प्राइस शुड बी दी maximum price that you're going to pay for buying an additional limiting resource. Because अब जितना आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन हो रहा था, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आप पे करोगे तो आप तो लॉस में चले जाओगे ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो मेरी सेम ही है. अब खर्चा ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, कंट्रीब्यूशन कम होगा टोटल, और फिर हमारे पास कंट्रीब्यूशन कम रह जाएगा टू कवर आवर फिक्स कॉस्ट, राइट. So the maximum price that a person should pay for buying additional limiting resource would be its normal price plus shadow price. Okay, खाली shadow price नहीं, normal price जो आप already पे कर रहे हो plus additional contribution, उससे ज़्यादा पे करोगे तो आप loss में चले जाओगे. ठीक है, all right. now so
अब डिसीजन रूल हमने देख लिया अगेन. अब देखते हैं ये लोग यहाँ पे डेफिनेशंस में क्या करें की टर्म्स में. ना शैडो प्राइस इज द इंक्रीज इन द वैल्यू दैट वुड बी क्रिएटेड बाय हैविंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ लिमिटिंग रिसोर्स अवेलेबल. So shadow price is additional contribution generated from one additional unit of limiting resource and opportunity cost of not having the use of one extra unit of limiting resource. Because again अगर आपके पास वो limiting resource होता तो आपका वो additional contribution हो जाता है. ठीक है. So basically additional contribution इज शैडो प्राइस. अगर आपके पास एक लिमिटिंग रिसोर्स एडिशनल अवेलेबल हो जाए तो उससे जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा दैट इज माई शैडो प्राइस. ठीक है. सो द मैक्सिमम एक्स्ट्रा अमाउंट over and above the normal price that should be paid for one additional unit of scar resources. क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप पे कर सकते हो फॉर परचेजिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ लिमिटिंग रिसोर्स शुड बी नॉर्मल प्राइस एंड शैडो प्राइस. शैडो प्राइस जितना आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर सकते हो उससे ज़्यादा पे करोगे तो यू विल बी इन अ लॉस, यू विल नॉट बी मेकिंग एनी मनी एट ऑल. मनी तो आप अभी भी मेक नहीं कर रहे हो बट एटलीस्ट आप अपना खर्चे जितना पैसा तो निकाल रहे हो ना. अगर आप शैडो प्राइस से ज़्यादा पे करने लगे टू बाय दैट एडिशनल लिमिटिंग फैक्टर तो क्या फ़ायदा उसका जब आपको उससे कुछ एडिशनल बिजनेस को अर्न ही नहीं हो रहा. तो राइट, इफ़ यू आर अर्निंग कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम यूजिंग दैट लिमिटिंग रिसोर्स देन यू आर अर्निंग मनी फॉर द बिजनेस. राइट, लेकिन अगर आप नेगेटिव वैल्यू जनरेट कर रहे हो सो इट मीन्स यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द कॉस्ट. अब इलस्ट्रेशन 2 पे आते हैं. इलस्ट्रेशन 2 हमसे पूछ रही है डिटरमाइन द शैडो प्राइस फॉर लेबर इन इलस्ट्रेशन 1. इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं. इलस्ट्रेशन 1 में हमारे पास क्या है? हमारे पास 8000 का लिमिटिंग रिसोर्स है. राइट, लेट्स सी. सो कॉपी करते हैं. ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 को कॉपी करते हैं हम यहाँ पे. इलस्ट्रेशन 2 ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक एडिशनल यूनिट हो जाए फॉर लिमिटिंग रिसोर्स यानी कि यहाँ पर 8000 को करके 8001 कर दिया जाए तो आपको कंट्रीब्यूशन कितने से बढ़ेगा. देखो, जितना भी लिमिटिंग रिसोर्स आप बढ़ाओगे दैट विल बी अप्लाइड टू, जितना भी आप लिमिटिंग रिसोर्स बढ़ाओगे दैट विल बी यूज फॉर ए. क्योंकि बी में तो हम ऑलरेडी सब कुछ एलोकेट कर चुके थे ना. 5000 ही रिक्वायरमेंट थी, 5000 ही एलोकेट कर चुके थे. ठीक है, देखो 5000 की रिक्वायरमेंट थी, 5000 ही एलोकेट कर चुके थे. तो अब जितना भी एडिशनल लिमिटिंग रिसोर्स होगा वो कहाँ एलोकेट होगा? ए में. राइट, और हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कितना अर्न कर रहे हैं? डॉलर्स. तो अगर आप एक यूनिट से अपना लिमिटिंग फैक्टर बढ़ा रहे हो तो $3 विल बी द एडिशनल कंट्रीब्यूशन दैट यू गोइंग टू अर्न. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटी 2 में देखो, यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गोरगो इन एक्टिविटी 1 डिटरमाइन द शैडो प्राइस ऑफ द मटेरियल. लेट्स सी. इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं. देखो, अगर यहाँ पर 3000 की जगह हम क्या करें. ठीक है, ये प्रोडक्शन मिक्स हो गया, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं. You can see that 3 is that additional contribution. 3 is that additional contribution. ठीक है, एक्टिविटी 2. लेट्स सी, एक्टिविटी 1 से हमें शैडो प्राइस बताना है. अब देखो, हमारे पास यहाँ पर रॉ मटेरियल वाज माय लिमिटिंग फैक्टर एंड हमने क्या किया था, हमने प्रोडक्ट बी एंड सी में ऑलरेडी जितना उनकी रिक्वायरमेंट थी सारा का सारा रॉ मटेरियल एलोकेट कर दिया था. तो अब जो भी एडिशनल यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल होगा दैट विल बी एलोकेटेड टू प्रोडक्ट ए. राइट, क्योंकि प्रोडक्ट ए में हमने कम केजीज ऑफ रॉ मटेरियल एलोकेट किया था और अब जो भी एडिशनल अवेलेबिलिटी होगी वो सारी प्रोडक्ट ए में एलोकेट करेंगे. ठीक है, तो अगर हमने प्रोडक्ट ए में अपना kg ऑफ रॉ मटेरियल एलोकेट किया, वन एडिशनल यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एलोकेट किया, तो हम ये देखेंगे कि वो एक यूनिट पे एक kg ऑफ रॉ मटेरियल पे 4.5 कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा है. प्रोडक्ट ए एक kg ऑफ रॉ मटेरियल पे 4.5 कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा है. तो अगर आप यहाँ पर एक एडिशनल यूनिट एलोकेट करोगे ऑफ रॉ मटेरियल तो $4.5 से आपका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा. यहाँ पे पुट करते हैं 4.50. ऑलराइट, 4.50 इज द करेक्ट आंसर. राइट,
4.50 इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्या करना है आपको, आपको सिर्फ ये देखना है कि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग रिसोर्स आप कितना अर्न कर रहे हो इन दैट प्रोडक्ट, और आप उस प्रोडक्ट में अगर 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल एडिशनली एलोकेट करोगे तो उतना आप कंट्रीब्यूशन अर्न करोगे, सिंपल एज दैट। 1 kg बढ़ाया, contribution for 1 kg will increase, right? And contribution for 1 kg is 4.5. Okay. Moving forward to the next topic that we have in this chapter is limiting factors and throughput accounting. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम सेम प्रोसेस करेंगे बट इन टर्म्स ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग। जब हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे विल डू इट ऑन द बेसिस ऑफ थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, नॉट द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला दैट वी हैव। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स लिमिटिंग फैक्टर एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग। इसमें हम सेम जैसे हम लिमिटिंग फैक्टर के लिए कर रहे थे सेम प्रोसेस फॉलो होगा, सिर्फ एक चेंज होगा, यहाँ पर हम कंट्रीब्यूशन की जगह थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, ठीक है। सो इन द थ्रूपुट एनवायरनमेंट द अप्रोच इज सिमिलर टू अप्रोच शोन अबव, बट एक्सपेक्ट वी रैंक द प्रोडक्ट्स बेस्ड अपॉन थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की जगह थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर लेते हैं, सिर्फ ये चेंज है यहाँ पे और कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या हो सकता है, एग्जाम में हमें दोनों तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है। आपको ये भी बोला जा सकता है दैट यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्शन मिक्स यूजिंग द लिमिटिंग रिसोर्सेज और यूजिंग द लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी, जिसमें हमें टोटल कंट्रीब्यूशन लेना है, और मे बी एज पर थ्रूपुट अकाउंटिंग जहाँ पर हमें थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन लेना है। तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन में ध्यान से देखनी है, ठीक है। Now, note that they say that note that ranking the product in the priority according to the TPAR will always give the same ranking as putting them in order of throughput per unit of bottleneck resource। क्यों? Because क्योंकि डिनोमिनेटर जो हमारा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, कॉस्ट पर बॉटलनेक, राइट। कॉस्ट पर बॉटलनेक रिसोर्स वो हर प्रोडक्ट के लिए सेम रहेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है हर प्रोडक्ट के लिए तो आप डिफरेंस क्या है, सिर्फ थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर बॉटलनेक रिसोर्स, राइट। तो इसका मतलब ऑल इन ऑल आप थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर बॉटलनेक रिसोर्स के बेसिस पे अपना प्रोडक्ट रैंक कर रहे हो, राइट। सो व्हाई टू डू वन एडिशनल स्टेप, व्हाई टू कैलकुलेट टीपीआर। आपके पास वैसे हमारे पास एग्जाम में टाइम कम होता है, सो मेक श्योर दैट यू रैंक योर प्रोडक्ट्स बेस्ड अपॉन थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। टीपीआर से भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू द सेम आंसर, बट it's better to do it with contribution per limiting factor, throughput contribution per limiting factor। चलो, now let's move on to illustration 3। illustration 3 हमारी कह रही है that WR company manufactures 3 products A, B and C। sales price given है, material cost given है, direct labor cost given है, weekly sales demand given है, machine hours एक यूनिट के लिए कितने चाहिए वो given है, machine time is a bottleneck resource already बता दिया इन्होंने हमें, and maximum capacity is 4000 machine hours per week। Operating costs including direct material costs are 10,800 per week। Direct labor workers are not paid overtime and work a standard 38-hour week। Determine the optimum production plan for WR company and calculate the weekly profit that would arise from the plan as per my throughput accounting method। ठीक है, सबसे पहले bottleneck हमें already पता है, bottleneck क्या है मेरा, this is we are doing activity illustration 3, ठीक है। बॉटलनेक हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, मशीन टाइम है, मशीन में हमारे पास 4000 घंटे अवेलेबल हैं। अब सबसे पहले उसके बाद हम निकालेंगे थ्रूपुट पर यूनिट। सबसे पहले आप निकालोगे थ्रूपुट पर यूनिट। थ्रूपुट पर यूनिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सेल्स प्राइस विच इज ऑलरेडी गिवन, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। सेलिंग प्राइस हमारा है 2.8 फॉर ए, 1.6 for B and 2.4 for again C। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, माइनस मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज थ्रूपुट में मटेरियल कॉस्ट इज ओनली वेरिएबल कॉस्ट। तो मटेरियल की कॉस्ट इज 1.2, 0.6 एंड 1.2। तो हमारे पास थ्रूपुट कॉन्ट्रीब्यूशन जो आया दैट वुड बी सेलिंग प्राइस माइनस 0, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज मशीन आवर्स पर यूनिट। ओके, मशीन आवर्स मेरा लिमिटिंग फैक्टर है, मशीन आवर्स पर यूनिट हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0.5, 0.2 आवर्स एंड 0.3 आवर्स। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, थ्रूपुट पर
limiting factor, which is machine hours. So throughput per machine hour is total throughput divided by machine hours used for one product. Throughput contribution per unit divided by machine hours used per unit. Okay, that is this. So ये हो गया आपका throughput per machine hour. ठीक है, this is my throughput per machine hour. Now let's see. अब हम इसको क्या करेंगे, रैंक करेंगे. Okay, rank in the order of the highest throughput per machine hour. So B के पास सबसे highest है, then C and then A. ठीक है, now we are going to see कि हमें required कितने हैं. ठीक है, required machine hours. ठीक है, वीकली डिमांड हमारी प्रोडक्ट ए के लिए 4000 है, एक यूनिट के लिए हमें चाहिए 0.5 1000 आवर्स. अगेन बी के लिए वीकली डिमांड 4000 है, एक यूनिट के लिए 0.2 आवर्स चाहिए, तो टोटल 800 आवर्स. और सी के लिए मेरी वीकली डिमांड 5000 है एंड एक यूनिट के लिए चाहिए 0.3 आवर्स, तो टोटल चाहिए 1500 आवर्स. ओके, रिक्वायर्ड मशीन आवर्स ये हो गए, एलोकेटेड मशीन आवर्स. ठीक है, जो प्रोडक्ट मेरा सबसे ज़्यादा रैंक कर रहा है उस पर हम सारे के सारे एलोकेट कर देंगे. देखो हमारे पास 4000 मशीन आवर्स हैं. सबसे पहले 800 चाहिए प्रोडक्ट बी के लिए, प्रोडक्ट बी के लिए 800 अवेलेबल भी हैं, सारे के सारे एलोकेट कर देंगे. उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट सी के लिए हमारे को 1500 चाहिए, 1500 अवेलेबल भी हैं, 1500 एलोकेट भी कर देंगे. अब देखते हैं ए के लिए कितना बचा. 4000 में से हम ऑलरेडी बी को एलोकेट कर चुके हैं, हम ऑलरेडी सी को भी एलोकेट कर चुके हैं, तो बचे कितने 1700. तो 1700 विल बी एलोकेटेड टू ए. Now let's see production. मिक्स क्या होगा मेरा, कितनी यूनिट्स बनाएंगे हम. टोटल आवर्स है 1700, एक यूनिट के लिए 0.5 आवर्स यूज़ कर रहे हैं, तो 3400 यूनिट्स बनाएंगे. यहाँ पर हम सारी की सारी यूनिट्स बना देंगे जितनी हमने वीकली डिमांड है हमारी. सेम इज फॉर सी एज वेल एंड बी एज वेल. ये हो गया आपका प्रोडक्शन मिक्स. अब इन्होंने बोला ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान तो बनाना ही बनाना है, साथ के साथ वीकली प्रॉफिट भी निकालना है. So let's find the throughput contribution. Total throughput contribution ठीक है, units produced multiplied with the contribution per unit. ठीक है, ये हो गया आपका total contribution from all the three products. ठीक है, less fixed cost including labor as well. Fixed cost हमारी है 10,880. ठीक है, profit for the week should be weekly throughput minus fixed cost, weekly fixed cost. तो ये हो गया आपका profit for the week. सेम प्रोसेस है, सिर्फ थ्रूपुट और टोटल कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस है, नथिंग एल्स. लेट्स सी. सो टोटल यूनिट्स अगेन यहाँ पर भी हम कितनी बना रहे हैं, टोटल थ्रूपुट आवर जो हम एलोकेट कर रहे हैं दैट इज अगेन सेम. प्रोडक्ट बी हमारा फर्स्ट है, प्रोडक्ट सी सेकंड एंड प्रोडक्ट ए इज थर्ड. फिर एलोकेट जब हम रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं तो टोटल आवर्स जो हमने बी को एलोकेट किए 8 आवर्स, 800 आवर्स सारे एलोकेट कर दिए. फिर सी को भी हमने सारे के सारे एलोकेट कर दिए. अब ए के लिए कितने बचे 1700, तो ए को 1700 एलोकेट कर दिया. राइट, थ्रूपुट पर आवर की बेसिस से भी कर सकते हो आप, थ्रूपुट पर यूनिट की बेसिस से भी कर सकते हो. आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट मेथड कि सबसे पहले आप देख लो कि आप कितने मशीन आवर्स एलोकेट कर रहे हो. ठीक है, तो मशीन आवर कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर के बेसिस पर भी आप इसको निकाल सकते हो, बट ये देख लो कि हम कितनी यूनिट्स बना रहे हैं. ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो इन यूनिट्स के हिसाब से एंड देन यू फाइंड द प्रॉफिट. Both the methods will give you the same answer. You do whatever is comfortable for you. ठीक है, यहाँ पर एक मेथड हमारा क्या था कि हमने नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल ली, उसके बेसिस पे कंट्रीब्यूशन निकाला. ठीक है, दूसरा मेथड भी देखते हैं. दूसरे मेथड में क्या होगा, दूसरे मेथड में क्या होगा, दूसरे मेथड में क्या होगा, हम यहाँ पे प्रोडक्शन मिक्स की जगह क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन.
total contribution निकालेंगे directly. That would be how? That would be total hours allocated multiplied with contribution per machine hour for that product. Contribution per machine hour, throughput per machine hour. ठीक है, सेम आंसर आएगा थ्रूपुट पर मशीन आवर से मल्टीप्लाई करने के बाद. ठीक है, थ्रूपुट पर मशीन आवर ए के लिए मल्टीप्लाइड बाय जितने भी उसको मशीन आवर्स एलोकेट हुए हैं. आंसर विल बी सेम. यू विल फाइंड द टोटल थ्रूपुट, माइनस कर दोगे फिक्स कॉस्ट, यू विल गेट योर आंसर. ऑलराइट, now let's move on to activity 3, which is on the same lines here. Okay, activity 3 कह रही है हमें कि टेस्टी ब्रेड कंपनी मेक्स 3 टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, रोल्स, बगेट्स एंड लीव्स. ठीक है, द ब्रेड प्रोसेस टू 3 प्रोसेस एंड बेकिंग इज द बॉटलनेक प्रोसेस. बेकिंग हमारा बॉटलनेक प्रोसेस है. ओनली 80 आवर्स ऑफ बेकिंग टाइम आर अवेलेबल पर डे. नाउ टेस्टी ब्रेड यूजेस थ्रूपुट अकाउंटिंग एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. ठीक है, ये चीज़ मेंशन होगी आपको. अगर थ्रूपुट अकाउंटिंग यूज़ हो रही है तो हम थ्रूपुट अकाउंटिंग ही अप्लाई करेंगे. सेल्स प्राइस गिवन है, इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट गिवन है, लेबर की कॉस्ट गिवन है, ओवरहेड्स की कॉस्ट गिवन है, मैक्सिमम डिमांड गिवन है, बेकिंग टाइम गिवन है. हमको बताना है assuming the tasty bread company wants to maximize the profit, what is the optimal production plan. ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं थ्रूपुट पर यूनिट. ठीक है, हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, रोल्स, बगेट्स and loaves. Okay. Selling price and less ingredients की cost. बाकी सब तो फिक्स कॉस्ट में आएगा, लेबर, ओवरहेड्स, बाकी सब हमारा फिक्स कॉस्ट में आएगा. ठीक है, selling price for rolls is 1.2, buckets is 1 and 1.5 for loaves. Ingredient की cost क्या, 0.25, 0.1 and 0.35. All right, throughput, contribution per unit, which is selling price minus ingredient cost. Copy and then you're going to paste it. After that, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि हम कितना बेकिंग टाइम यूज़ कर रहे हैं फॉर एवरी यूनिट. ओके, सो बेकिंग टाइम एज इज माई लिमिटिंग फैक्टर. बेकिंग टाइम लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट इज गोइंग टू बी गिवन है हमें यहाँ पे. बेकिंग टाइम पर यूनिट 2, 1.8 and 2. 2, 1.8 and 2. तो यहाँ पर इज 2 hours, 1.8 hours and 2 hours. Okay, it's in hours. तो हम इसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये आवर्स में, मिनट्स में नहीं है, आवर्स में. ठीक है, नेक्स्ट इज थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर बेकिंग आवर. That is contribution per unit divided by baking time per unit. Okay, this is throughput contribution per baking hour. ठीक है, नेक्स्ट रैंक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा contribution आ रहा है, that is loaves. So first is loaves, then it's baguettes, then it's rolls. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना बेकिंग का टाइम एलोकेट करेंगे टू लोव्स, देन टू baguettes and then to rolls. ठीक है, now let's see. Maximum demand is given, so required baking time. Required baking time is मैक्सिमम वीकली डिमांड मेरी रोल्स की है 15 और एक के लिए मुझे चाहिए 2 घंटे. दिस इज द बेकिंग टाइम आई रिक्वायर. देन 10 फॉर baguettes and this is the time I require for 1 unit. And then 20 for loaves and this is the time I require for 1 loaf. ठीक है, allocated time 80 hours अवेलेबल है. ठीक है,
80 आवर्स ऑफ बेकिंग टाइम आर अवेलेबल पर डे। तो सबसे पहले हम सारा का सारा एलोकेट कर देंगे टू लोव्स। लोव्स इज माई फर्स्ट प्रोडक्ट इन द रैंकिंग। तो लोव्स को 40 आवर्स चाहिए, तो 40 की 40 एलोकेट कर देंगे बिकॉज 40 हमारे पास अवेलेबल भी है, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद हमारे पास 40 आवर्स और बच गए। तो सेकंड हम जाएंगे बगेट्स पे। बगेट्स को चाहिए 18 आवर्स, 18 हमारे पास अवेलेबल भी है, 18 की 18 एलोकेट कर देंगे। हम देखेंगे कि रोज के लिए टाइम कितना बचा है। 80 आवर्स से 18 एलोकेट कर दिए बगेट्स को, 40 एलोकेट कर दिए लोव्स को, बच गए 22 आवर्स, ठीक है। ये तो हो गया बेकिंग टाइम एलोकेटेड। अब देखते हैं प्रोडक्शन मिक्स कितना है, कि आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। देखो 22 बेकिंग आवर्स में आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाओगे। अगर एक पर्टिकुलर रोल को 2 आवर्स चाहिए तो आप 11 आवर्स 11 रोल्स प्रोड्यूस कर पाओगे। बागेट्स हम सारे के सारे प्रोड्यूस कर पाएंगे जितनी हमारी मैक्सिमम वीकली डिमांड है। Same is for the loaves because we have allocated all the baking time that they required. This is the optimum production mix. Rolls is 11, baguettes is 10, and then loaves is 20. So last वाला option हमारा क्या है? Correct. Alright. Now let's move on to the next topic that we have here is make or buy decisions. Make or buy decisions मतलब कि क्या हम प्रोडक्ट अपने खुद के इन हाउस प्रोडक्शन करें या फिर बाहर किसी सप्लायर से खरीदें, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डिसीजन मेकिंग टेक्निक, बट हमें एक चीज़ याद रखनी है दैट मोस्ट और ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर प्रैक्टिकल, ठीक है। आपको एंड में अ लिटिल बिट ऑफ कमेंट करना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ दीज टॉपिक्स आर प्रैक्टिकल। सो यू नीड टू नो कि हमें इसको एक्सेल में कैसे सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट इज in a limiting factor situation, a company could make up a shortfall of its own in-house production capabilities by subordinating work to an external supplier, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं ना, लिमिटिंग फैक्टर सिचुएशन, कंपनी कुड मेक अप अ शॉर्टफॉल इन इट्स ओन इन हाउस प्रोडक्शन, कि अगर आपकी इन हाउस प्रोडक्शन में लिमिटिंग फैक्टर कम है और जिससे आप पूरी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सबऑर्डिनेट subcontract the work to an external supplier, right? Now to decide which product to make in-house and which to buy from the subcontractor, अब हमें ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन सा प्रोडक्ट हमें खुद बनाना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट हमें सब कॉन्ट्रैक्टर से ले लेना चाहिए। वी वुड नीड टू लुक एट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, they would need to look at the difference between the variable cost of making it and the cost of buying it in relation to the scarce resource that would be saved by using the subcontractor. हम पहले क्या देख रहे थे, कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग रिसोर्स। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यू लुक एट द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग इट एंड द कॉस्ट ऑफ बाइंग इट। हम क्या लेंगे, डिफरेंस ऑफ कि अगर हम खुद बना रहे हैं तो कितनी कॉस्ट है और अगर हम बाहर से खरीद रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है। खुद बना रहे हैं तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट, बाहर से खरीद रहे हैं तो उसकी कॉस्ट, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, इन रिलेशन टू स्कार्स रिसोर्स, एंड दैट वुड बी सेव्ड बाय यूजिंग द सब कॉन्ट्रैक्टर। लेट मी मेक इट ईजी। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो, वी टॉकिंग अबाउट make or buy decision. Step 1, because step 1 is to find the difference between variable cost of making it or and cost of buying it, okay. Whatever you get your answer as, divide. Answer in step 1 will be divided by limiting factor for that particular unit, ठीक है। So अब इससे मेरे पास क्या आएगा, this will tell me how much money, how much resources, how much scarce resources would be saved by using the subcontractor, okay. Now if you will save more resources using subcontractor, then you should go with the subcontractor. If you will save less resources using subcontractor, then you should use it in-house, okay. Simple as that. So the answer in step 2 will again be ranked based upon how much resources are being saved. The highest one
will be the one which should be subcontracted, the lowest one will be the one which should be made in-house. Okay, let's see illustration 4 here. So illustration 4 here says कि manufactures three companies as three components S, A and T using the same machine for each. The budget for the next year calls for the production and assembly of 4,000 of each component. तीनों component की 4,000 units बनानी है हमें. ठीक है, production and assembly of 4,000. Machine hours per unit given है. ठीक है, total variable cost given है. Now only 24,000 hours of machine time is available during the year, and a subcontractor has quoted the following prices for supplying components. 29 for S, लिख लेते हैं यहाँ पे 29 for S, 40 for A and 34 for T. ठीक है, एडवाइस कि उसको करना क्या है. ठीक है, देखो है ये आपका थियोरी क्वेश्चन, बट अब इसमें सारा काम हमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, सो विल डू वर्किंग्स पहले एंड देन विल कमेंट व्हेन देन विल एडवाइस ठीक है, इतनी कैसे करेंगे. इलस्ट्रेशन 4. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग्स करते हैं एंड देन विल एडवाइस. ओके, लेट्स सी. हमने क्या बोला था, हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी टेक द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ बाइंग. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे पर यूनिट के बेसिस पे लेते हैं. ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग बाइंग for S, A and T. ठीक है, कॉस्ट ऑफ बाइंग हमारे पास है 29, 40 एंड 34 एंड वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है 20, 36 एंड 24. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं. हमने स्टेप 1 में भी ये बोला था कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है. ठीक है, स्टेप 2 में अब हमें क्या करना था, दिस वाज स्टेप 1. स्टेप 2 में आपको क्या करना था, एडिशनल कॉस्ट पर मशीन आवर. देखो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि हमें कितना एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है अगर हम उसको खरीदेंगे. ठीक है, एस के लिए $9, ए के लिए $4 एंड टी के लिए $10. ठीक है, ये तो है आपकी एडिशनल कॉस्ट जो आपको इनकर करनी पड़ेगी अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर से खरीदोगे तो एक यूनिट के लिए. अब हम देखेंगे कि वो एडिशनल कॉस्ट पर लिमिटिंग रिसोर्स, एडिशनल कॉस्ट पर मशीन आवर कितनी होगी. तो टोटल एडिशनल कॉस्ट इतनी है पर मशीन आवर. 3 मशीन आवर्स यूज हो रहे हैं इसके लिए, पर मशीन आवर हो गई 3. ठीक है, सिमिलरली ए के लिए टोटल कॉस्ट हो गई 4, मशीन आवर्स उसके 2 हैं तो 2 हो गई. टी के लिए टोटल कॉस्ट हो गई 10, मशीन आवर्स उसके 4 हैं तो टोटल कॉस्ट हो गई 2.5 पर मशीन आवर. तो ये एडिशनल कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं फॉर एवरी मशीन आवर अगर हम उसको सब कॉन्ट्रैक्टर से बाय करेंगे तो. ठीक है, लेकिन अब सारे के सारे तो आप बिजनेस में नहीं प्रोड्यूस कर सकते क्योंकि मेरे पास 24,000 आवर्स का मशीन टाइम लिमिटेड अवेलेबल है. ठीक है, अब इसके बाद ये देखते हैं कि मशीन आवर्स रिक्वायर्ड, तीनों के लिए हमें 4 कंपोनेंट्स बनाने हैं. सो 4,000 इंटू 3, देन 4,000 इंटू 2, एक यूनिट के लिए 2 चाहिए, देन 4,000 इंटू 4, 16,000 चाहिए. ठीक है, इतना हमारे पास रिक्वायरमेंट है बट अवेलेबिलिटी हमारे पास 24,000 की है. तो टोटल रिक्वायरमेंट मेरे पास कितनी हुई, सम कर देते हैं. टोटल चाहिए 36,000, अवेलेबल है 24,000, तो 12,000 की शॉर्टफॉल है. 12,000 की शॉर्टफॉल हम क्या करेंगे, आउटसोर्स करेंगे. लेकिन अब हमें ये देखना है कि कौन से प्रोडक्ट हम इन हाउस बनाएं और कौन से प्रोडक्ट हम सब कॉन्ट्रैक्टर से खरीदें. देखो जहाँ पर आपकी कॉस्ट पर मशीन आवर ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग पर मशीन आवर ज़्यादा है वो तो आपको इन हाउस बनाने चाहिए. राइट, अगर बाहर से खरीदने की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो इससे अच्छा तो आप अपने इन हाउस ही बना लो. ठीक है, जहाँ पर आपकी कॉस्ट सबसे कम है वहाँ पर आप उसको आउटसोर्स कर सकते हो. तो यहाँ पर अगर मैं रैंक करना चाहूँ मेरे प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कि एस की सबसे ज़्यादा आपकी कॉस्ट
पर मशीन आवर है, तो इसको इन हाउस बनाना चाहिए, ठीक है। ए को हम आउटसोर्स कर सकते हैं क्योंकि ए इज मच चीपर टू आउटसोर्स देन टी एंड एस। एस में सबसे ज़्यादा कॉस्ट है, फिर टी की है, फिर ए की है, ठीक है। तो हम ए आउटसोर्स कर सकते हैं, एस को तो हम इन हाउस ही बनाएंगे, ठीक है। एस रैंक करते हैं, दिस को आउटसोर्स कर सकते हैं, फिर इसको आउटसोर्स करेंगे, एंड लास्टली थर्ड हमारा आता है ए को, ठीक है, सॉरी एस को। तो हमारा एस तो पूरा का पूरा हम खुद ही बिजनेस में बनाएंगे, बिकॉज एस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट टू आउटसोर्स राइट नाउ, मोस्ट एक्सपेंसिव कॉम्पोनेंट टू आउटसोर्स, ठीक है। तो ए को तो पूरा का पूरा आउटसोर्स कर सकते हैं। देखो ए के लिए हमें चाहिए 8000 आवर्स, ए के लिए हमें चाहिए 8000 आवर्स, तो हम सारा का सारा आउटसोर्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे जो 12000 का शॉर्टफॉल है उसमें से 8000 तो हमने ऑलरेडी आउटसोर्स कर दिया, ठीक है। अब शॉर्टफॉल कितना रह गया, सिर्फ 4000 का, ठीक है। फिर आते हैं टी पे, देखो शॉर्टफॉल इज 36,000 माइनस 24,000, ओके। 12000 का शॉर्टफॉल है मेरे पास। कंपोनेंट ए आउटसोर्स्ड, ठीक है। कंपोनेंट ए आउटसोर्स कर दिया, तो हमने 8000 का शॉर्टफॉल ऑलरेडी कम कर दिया, ठीक है। अब मेरा शॉर्टफॉल बचा 4000 का, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्वियसली अब हम उससे सबसे उसके बाद कम एक्सपेंसिव वाला प्रोडक्ट आता है मेरा टी, राइट। तो टी में हमें चाहिए 16000 मशीन आवर्स, लेकिन हमारे को सिर्फ 4000 की कमी है, राइट। 4000 का शॉर्टफॉल है 16000 में से, तो 4000 यहाँ से आउटसोर्स कर देंगे, ठीक है। कंपोनेंट टी आउटसोर्स्ड इज 4000, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टफॉल भी पूरा हो गया। ये तो हो गए आपके आवर्स। अब देखते हैं कि यहाँ पे कंपोनेंट्स कितने बनेंगे इससे। ये हो गए आवर्स के कंपोनेंट्स। 8000 तो एक को तो पूरा ही आउटसोर्स कर दिया, डिवाइडेड बाय एक के लिए 2 चाहिए, तो पूरे के पूरे 4000 हमने आउटसोर्स कर दिए। टी के लिए 4000 आवर्स आउटसोर्स किए हैं, एक कंपोनेंट के लिए 4 घंटे लगते हैं, 4 मशीन आवर्स लगते हैं, तो 1000 कंपोनेंट्स ऑफ टी इज आउटसोर्स, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इसकी कितनी आएगी, 4000 कंपोनेंट को खरीदने की कॉस्ट फॉर ए इज, एक की कॉस्ट कितनी है 29, एक यूनिट ऑफ को खरीदने की कॉस्ट है 40, और फॉर टी इट इज 34, ठीक है। तो ये तो आपका खर्चा हो गया फॉर आउटसोर्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब निकालते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हमारे बिजनेस में आएगी, ठीक है। कंपोनेंट ये तो हमने आउटसोर्स कर दिया, सो अब क्या बचा, कंपोनेंट टी बचा हुआ एंड कंपोनेंट एस। एस तो पूरा का पूरा हम इन हाउस ही बना रहे हैं, बिकॉज एस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन टू 12000, 16000 हमें चाहिए थे टी के, 4000 हमने आउटसोर्स कर दिए, तो बचे 12000 एंड 12000 फॉर एस, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स हम कितने बना रहे हैं यहाँ पे, एस के तो सारे के सारे ही बना रहे हैं, राइट। और टी के कितने बना रहे हैं, टोटल 12000 है, डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स पर यूनिट विच इज 4। एस के लिए 12000 डिवाइडेड बाय 3, सारे के सारे इन हाउस ही बना रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आएगी इसकी 3000 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट आपकी है टी के लिए 24 एंड एस के लिए 20, और तो ये हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट टोटल।
सो दैट इज़ इट। तो अब हमें यहाँ पे एडवाइस क्या करनी है, हम यहाँ पे बोलेंगे दैट द ऑर्गेनाइजेशन बजट रिक्वायर्स 36,000 hours of machine time, but the available time is 24,000 hours. Based upon that, there's a shortfall of 12,000 hours which needs to be outsourced to the subcontractor. Okay. Now next thing is, if you want to outsource to subcontractor, we need to find out how many number of which components will be outsourced and how many units of that component will be outsourced. So as per my additional cost per machine hour, S is the most expensive to be outsourced, so as all of the units of S should be made in-house, and A is the least expensive, A is the cheaper than T to outsource, so all of the A will be outsourced. Now some of the units of T component will be outsourced and some will be made in-house. So you need to write down कि कितनी units आप T की outsource करोगे, कितनी units आप T की in-house बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे solution में देखते हैं how they have commented on it. They have said that the organization budget calls for 36,000 machine hours if all the components are produced in-house. Only 24,000 hours are available, and so there is a shortfall of 12,000 hours of machine time, which is therefore a limiting factor. The shortage can be overcome by subcontracting the equivalent 12,000 machine hours of output to subcontractor. Okay. Assembly cost is not relevant because that will still be incurred irrespective of आप कितनी units बना रहे हो, ठीक है, फिक्स कॉस्ट है हमारी, क्योंकि हमारा लिमिटिंग टाइम मशीन आवर्स है, राइट। तो हम अपना डिसीजन मेक करेंगे बेस्ड अपॉन मशीन आवर्स, ठीक है। द डिसीजन रूल इज टू मिनिमाइज, क्या बोल रहे हैं, मिनिमाइज द एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग पर यूनिट ऑफ स्कार्स रिसोर्स सेव। जितना हमने स्कार्स रिसोर्स सेव किया, हमने यहाँ पर 3, 2 and 4 इतना स्कार्स रिसोर्स सेव किया पर यूनिट, तो उस पर हमने कितनी कॉस्ट एडिशनल इनकर की पर यूनिट ऑफ स्कार रिसोर्स। मैंने $3 इनकर किए एस के लिए, $2 फॉर ए एंड 2.5 फॉर टी, ठीक है। हमको मिनिमाइज करनी है ये कॉस्ट, तो मिनिमाइज करेंगे तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉस्ट है उसको खुद इन हाउस प्रोड्यूस करो, जहाँ पे सबसे कम कॉस्ट है वहाँ पे हम आउटसोर्स कर सकते हैं। द एनालिसिस शोज दैट इट इज़ चीपर टू बाय ए देन टू टी, यस, and it is most expensive to buy S. The priority for making the components in-house will be in reverse order: S, then T, and then A. There are enough machine hours to make all 4,000 of S and to produce 3,000 units of T. So 12,000 hours of production of T and A must be subcontracted, and they have given us a schedule. ठीक है, S सारी की सारी in-house हो रही हैं, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। T फिर हम 3,000 in-house बना रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही हो गई। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास क्या कर रहे हैं हम, टी की 1000 यूनिट्स आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट, ए पूरा का पूरा आउटसोर्स कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट, ठीक है। ये हो गई आपकी बिजनेस की टोटल कॉस्ट। तो द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स एक्सक्लूडिंग असेंबली कॉस्ट विल बी 346,000। हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं वो, तो 346,000 will be total of variable cost plus outsourcing cost, simple as that, ठीक है। हमको बट इस बेसिस पे देखना है यहाँ पे कि हम कितनी एडिशनल कॉस्ट इनकर कर रहे हैं पर लिमिटिंग फैक्टर, फॉर सेविंग दैट लिमिटिंग फैक्टर, ओके। Moving towards activity 4. Activity 4 says that TW manufacture 2 products, D and E, using the same standard material for each. Annual demand for D is 9,000 units and demand for E is 12,000 units. लिखते हैं इसको, ठीक है। Activity 4, annual demand, दो प्रोडक्ट है हमारे पास, D and E. Annual demand for D is 9,000 units and E is 12,000 units. It's in units, okay. Next is the variable production cost per unit is 10 for D and 15 for E. Variable production cost 10 for D and 15 for E. The D requires 3.5 kgs of raw material. Required per unit
for D is 3.5 and for E is 8 kgs. Okay, answer is in kgs. Next is say the supply of raw material will be limited to 87,500 during the year. So देखते हैं हमारी shortage कितनी है. Requirement units बनानी है 9,000, एक यूनिट के लिए 3.5 चाहिए. Total is okay. Total requirement is 127,500. Okay, available raw material is 87,500. 87,500. Shortfall 40,000. Shortfall is of 40,000 जो कि हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स को आउटसोर्स कर सकते हैं. नाउ सब कॉन्ट्रैक्टर हैज quoted the price of 17 per unit for D and 25 per unit for E to supply the product. हमें क्या बताना है, how many units of each product of TW manufacture in order to maximize the profit and minimize the cost. Okay, सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, you have to find the difference between variable production cost and the subcontractor लिखा था ऊपर and cost of buying. From subcontractor. Buying है हमारी 17 for D and 25 for E. Additional cost of buying per unit 7 for D and 10 for E. Now you will say that कि D को परचेज करने के लिए कम हम एडिशनल कॉस्ट इनकर कर रहे हैं और E को परचेज करने के लिए एक यूनिट को हम ज़्यादा कॉस्ट इनकर कर रहे हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, D को आउटसोर्स कर देना चाहिए बट E को इन हाउस प्रोड्यूस करना चाहिए. नहीं, we do the decision making based upon what? We do the decision making based upon additional cost per limiting factor. Limiting factor कितनी है यहाँ पे हमारी, रॉ मटेरियल. क्या है, रॉ मटेरियल है, राइट. यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट है 7 per unit डिवाइडेड बाय दिस रॉ मटेरियल per unit. ठीक है, तो इतना खर्चा मैं एडिशनली कर रही हूँ फॉर एवरी यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल दैट आई एम सेविंग एंड इतना इज फॉर ई. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम डी को इन हाउस बनाने में ज़्यादा खर्चा, डी को हम क्या कर रहे हैं, डी को बाहर से खरीदने में हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं पर लिमिटिंग फैक्टर, एंड ई को हम आउटसोर्स करने में कम खर्चा कर रहे हैं पर लिमिटिंग फैक्टर. तो मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट टू आउटसोर्स आउट ऑफ बोथ ऑफ देम इज डी. सो डी को तो हम इन हाउस ही बनाएंगे एंड ई को हम जितना इन हाउस बना सकते हैं उतना इन हाउस बनाएंगे, बाकी का हम आउटसोर्स कर देंगे. ठीक है, सो लेट्स सी. हमें डी के लिए चाहिए 31,500 kgs एंड विच आर अवेलेबल टू अस. ठीक है, ऑल ऑफ इट विल बी एलोकेटेड टू डी. एलोकेशन डी के लिए हम सारा का सारा एलोकेट कर देंगे 31,500. ठीक है, ई के लिए बचा हुआ करेंगे 87,500 टोटल है, इतना हम ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं. 56,000 हो जाएगा ई को एलोकेट. ठीक है, लेट्स सी अब हम मैन्युफैक्चर कितना कर रहे हैं. ठीक है, प्रोडक्शन इन यूनिट्स 31,500 kgs, एक के लिए चाहिए 3.5, टोटल पूरा 9,000 हम इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं. ई को हमने एलोकेट किया 56,000
एंड 1 यूनिट के लिए हमें चाहिए 8 kgs, तो हम 7000 यूनिट्स इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड बाकी की कितनी बच गई, बाकी की 5000 यूनिट्स हम आउटसोर्स कर देंगे टू द सब कॉन्ट्रैक्टर विच विल बाय एट 25,000। तो डी हम बना रहे हैं 9000 यूनिट्स एंड ई हम बना रहे हैं 7000 यूनिट्स। मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज कॉस्ट, सिंपल सा है। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग द रॉ मटेरियल सेव बाय बाइंग रॉ मटेरियल, जितना हम सेव कर रहे हैं उसको सेव करने की कॉस्ट क्या है, उसको सेव करने की कॉस्ट है $2 फॉर डी एंड 1.25 फॉर ई। तो हम ज़्यादा कॉस्ट इनकर कर रहे हैं फॉर डी, राइट। डी को हम इन हाउस बनाएंगे क्योंकि वहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है ना पर लिमिटिंग फैक्टर, और ई को हम आउटसोर्स कर सकते हैं, जितना रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है उतने के लिए हम आउटसोर्स कर देंगे, ठीक है। सो प्रोडक्शन प्लान शुड बी दैट make all of D in house and for the remaining raw material make E in house, ठीक है। And the remaining 5000 units of E should be purchased from the subcontractor. बट द थिंग इज कि अब हमने मेक और बाय डिसीजंस इस चीज़ के बेसिस पर तो डिसाइड कर लिया कि हम कितना एडिशनल खर्चा कर रहे हैं फॉर एवरी लिमिटिंग फैक्टर सेव, बट आउटसोर्स करने में सब कॉन्ट्रैक्टर को और भी तो फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। व्हाट आर दी अदर फैक्टर्स? अदर फैक्टर्स वुड बी कि सब कॉन्ट्रैक्टर की क्वालिटी क्या है, कि जो वो प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करेंगे, जो कंपोनेंट, जो भी चीज़ हम आउटसोर्स करें वो जो हमें प्रोवाइड करेंगे उसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स, राइट, क्योंकि अगर आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो यू नो द क्वालिटी, राइट। सब कॉन्ट्रैक्टर को आउटसोर्स करने से पहले हमें उनकी क्वालिटी देखनी चाहिए, राइट। सो फर्स्ट फैक्टर दैट मैटर्स इज क्वालिटी। सेकेंड फैक्टर दैट मैटर्स इज टाइम ऑफ डिलीवरी, कि वो कितनी जल्दी डिलीवर कर रहे हैं, वो टाइम ले रहे हैं डिलीवर करने में तो क्या फ़ायदा, right। Third is going to be that what is their whole process, how they are producing it, whether they are using the ethical production process or not, okay, production process, okay. So these are the main factors that also needs to be taken into account before we think about outsourcing, because agar quality and time of delivery are not appropriate then there is no point in outsourcing to that particular supplier, right, to particular subcontractor। So this is about make or buy decision। हमें यहाँ पे properly steps follow करने हैं। यूजुअली क्या होगा, आप लोगों को एडवाइस के लिए भी अगर पूछा जाएगा you would have to do the whole calculation, so हमें calculations में steps नहीं भूलने हैं, okay। So now we have learned 4 particular topics। सबसे पहले हमने पढ़ा था one limiting resource, one constraint, then we learned about shadow price, then we learned about throughput accounting using the same method using limiting factors, and then we learned about make or buy decisions। So this is it for this lecture। Now I will see you in the next one where we are going to talk about linear programming, which is part of the same lecture itself। After that हमारा ये particular chapter complete हो जाएगा। So till then, bye bye।